4 बज चुके हैं। देवभूमि के दंगल के साथ मैं सोनी चौहान देवभूमि के दंगल में वापस लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से आपको खबर बता दें, इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। सिंचाई विभाग में अब नहीं होंगे ट्रांसफर। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, सहायक अभियंता के ट्रांसफर पर रोक लगाई गई, यानी कि अभी फिलहाल सहायक अभियंताओं के ट्रांसफर नहीं होंगे। तो इसी बीच गाड़ी भी रोकी गई है। अभियंताओं ने स्थानांतरण के बारे में जानकारी साझा करने के लिहाज से ये गाड़ी रोकी। 4 मार्च को 928 सहायक अभियंताओं के स्थानांतरण हुए थे और उसके बावजूद भी अभियंताओं की अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई है। तो इस लिस्ट को रोके जाने को लेकर तमाम सवाल जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव के एसोसिएशन और जल शक्ति मंत्री ने अभी तक ट्रांसफर की लिस्ट की सूचना को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। इस तरह से किया जाएगा, परंतु मेरा कंसर्न ये है काफ़ी समय जो 3 या 4 साल हो गए हैं लगातार ट्रांसफ़र एक खासकर ट्रांसफ़र जितने होते जा रहे हैं। हर बार किसी न किसी कारण से ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं, जिससे काफ़ी लोग जिनका पारिवारिक समस्या है, स्वास्थ्य समस्या है और पति पत्नी का समस्या है, वो सब, और इसके अलावा जो बहुत सारे अच्छे अधिकारी जो अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, वो 4-5 साल से अटैच में नौकरी कर रहे हैं, नॉन वर्किंग पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि फील्ड में जाके अपने एक्सपीरियंस को अपना साझा कर सकें, अपने अनुभव को साझा कर सकें, अपना अनुभव को बढ़ा सकें। तो इसी सब को देखते हुए इसका पहले से ही प्लानिंग करते हुए कार्य करना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि हमेशा 30 जून जब भी जो भी पॉलिसी का डेट आती है उसके लास्ट तक इसका वेट किया जाता है। लास्ट में जाके एक माहौल बनाया जाता है कि होंगे, और एक जो बात की जाती है कि हाँ कि कुछ कोई गिरोह है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता रहा है हमेशा। तो अब पता नहीं, हर बार ऐसा होता है कि ये गिर हो जाता है। पिछले वर्ष भी इन्होंने कहा था कि पिछले वर्ष भी अक्टूबर में ट्रांसफर करेंगे। पहले पॉलिसी समय में क्या बोला जाता है, फिर अक्टूबर समझ आता है, फिर अक्टूबर से अगला समय दिया जाता है और समय मिलता रहता है, काम नहीं होता। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा आगे भी कि कृपया इसको संज्ञान लेके क्योंकि माननीय मंत्री जी बहुत ही पॉजिटिव हैं इसके लिए और उन्होंने इस बार वैसे एक ऐतिहासिक किया था। देवभूमि के दंगल में वापसी करते हैं और आज बात बारिश, बर्फीला तूफान और स्मार्ट सिटी का काम। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी है और मौसम विभाग ने 19 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों के लिए ये चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राज्य सरकारें भी सतर्क हो गई हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। मानसून की दस्तक के साथ ही लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। प्रदेश में एक ओर जहां पहाड़ों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो दूसरी ओर 4 धाम यात्रा के बीच केदारनाथ धाम में पहाड़ों पर बर्फीला तूफान आने से लोगों की सांसें थम गई हैं। लोग सहमे हुए हैं। गांधी सरोवर के ऊपर अचानक बर्फ की नदी बहती दिखी। बताया जा रहा है कि बर्फ का पहाड़ भरभरा कर गिरा है और इस बीच हरिद्वार में तेज बारिश के बाद सूखी नदी के रपटे से बहकर गंगा में दर्जनों गाड़ियां बह गईं। एसडीआरएफ की कई टीमें इन वाहनों की तलाश में जुटी हैं और इसके अलावा बारिश के चलते जगह जगह भारी जलभराव और लोगों के घरों और दुकानों में पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि पहली बरसात में ही प्रदेश के शहरों में बाढ़ जैसे हालात बनने से राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों की पोल खुल गई है और इसके साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी परियोजना पर भी सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये है कि यदि पहली बारिश में ये स्थिति है, इसको देखने को मिल रही है ये स्थितियां, तो आगे क्या हाल होगा। प्रदेश के जो हाल है, फिलहाल प्रदेश का हाल बेहाल नजर आ रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर आने वाले समय में क्या कुछ स्थिति होगी। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जनपदों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी बारिश की संभावना है। वहीं भारी बारिश के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं मानसून की पहली बारिश के साथ ही लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। पहाड़ों में जहां लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर रोजाना एक के बाद एक बड़े हादसे सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि मानसून की पहली बारिश ने राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों की पोल खुल गई है। देखिए, लगातार हम लोग बैठकें कर रहे हैं, हमारे अधिकारीगण बैठकें कर रहे हैं। मैं खुद लगातार कई जगह जाके स्थल निरीक्षण भी कर रहा हूँ। पहले तो हमने यही कहा था कि जो मानसून आने वाला है उसकी हमें पहले से तैयारी रखनी है। नदी नाले हमारे साफ़ होने चाहिए, फॉगिंग लगातार होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं की संभावना है, चाहे वह जेसीबी लगाने की बात हो, चाहे पंप पहले से अपने पास रिजर्व करने की बात हो, ये पहले से व्यवस्था होनी चाहिए। और जो इस विभाग से संबंधित, इस विषय से संबंधित अनेकों विभाग हैं, वो आपस में समन्वय बना के रखें। 24 घंटे हमारा फ़ोन ऑन होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, आपदाग्रस्त क्षेत्र है। सभी जगह इस प्रकार की जो समस्या आने वाली है वो हम चुनौती के रूप में लें, और उसके लिए हम अभी से काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी बैठक ली है। देखिए, उत्तराखंड में प्री मानसून बरसात शुरू हो गई, और प्री मानसून बरसात बारिशों के शुरू होने से पहले जो उत्तराखंड में जून के महीने में 15 जून से 30 जून के बीच में बारिश होती है, तो प्री मानसून बरसात होती है। अभी बरसात शुरू नहीं हुई, प्री मानसून बारिश हुई है। कुछ जगहों पे पहाड़ों में 3-4 बार बारिश हो गई, और देहरादून में भी 1-2 बार बारिश हो गई। लेकिन हम पिछले अप्रैल के महीने से, मई के महीने से, जब जंगलों में आग लग रही थी, तो राज्य की सरकार को, आपदा प्रबंधन विभाग को, स्थानीय निकाय के लोगों को लगातार इस बात को कह रहे थे कि पिछली बार बारिशों में जो हालात पूरे राज्य में हुए, देहरादून में तो आपने देखा डेंगू, जिस प्रकार से डेंगू का प्रकोप, बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे, बहुत बड़ी तादाद में लोग बीमार हुए, अस्पतालों में जगह नहीं थी। डेंगू के मरीजों का इलाज करने के लिए सारे सरकारी अस्पताल तो भरे हुए थे, प्राइवेट अस्पतालों में भी जगह नहीं थी। स्मार्ट सिटी तो मजाक बन चुकी है देहरादून में, क्योंकि कई सालों से सुना जा रहा है। अब ये लगाओ कि परसों एक छोटी सी बारिश आई थी, अब बाजार में जो पूरा जल भराव हो गया था। मैं अगर बात करूँ बंजारा वाला क्षेत्र, बंजारा वाला, मोथरा वाला में, आप जाइए कभी वहाँ पे, आज तक कभी वहाँ पे जल भराव की स्थिति पैदा नहीं हुई थी। लेकिन इस बार देखिए, छोटी सी बारिश हो रही है, वहाँ पे जल भराव हो रहा है। सारा का सारा जो कार्य हो रहा है वो अनियमितताओं से वाला काम हो रहा है। जितनी भी सड़कें बन रही हैं वो नियमानुसार नहीं बन रही हैं, सड़कें जो है लेवल में प्रॉपर नहीं बन रही हैं, और लोग बड़े परेशान हैं इसमें। अब समय देखिए, आप समय जो उन्होंने दिया था फिर दोबारा बढ़ा दिया है, तो ये जहां मुझे लगता है ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। नेताओं ने या जो हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं वो खाने पीने की बातें कर रहे हैं, सड़कें जो हैं वही बदहाल स्थिति में, लोग बदहाल हैं। वहीं एक ओर जहां राज्य में मानसून की तैयारियों पर सियासत गर्मा गई है, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम पूरा करने की टाइमलाइन जून 2024 से बढ़ाकर मार्च 2025 कर दी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। दून में प्रस्तावित स्मार्ट रोड, चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट, सिविल लाइन का कुछ कार्य शेष बचा है। वहीं विपक्ष ने मानसून की पहली बारिश में जगह जगह जल भराव और अन्य समस्याओं को लेकर सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही सरकार के स्मार्ट सिटी के दावों को हवा हवाई बताया है। एकमात्र स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट राजधानी देहरादून में है, उत्तराखंड के अंदर, और वो प्रोजेक्ट भी 2018 से लगातार जो है उस पर डेट बढ़ रही है कि इस बार पूरा हो जाएगा काम, इस बार पूरा हो जाएगा। और अभी तो 30 अप्रैल को जो है 30 जून के लिए सरकार ने कहा था कि 30 जून तक स्मार्ट सिटी के काम पूरे हो जाएंगे, लेकिन अब फिर आप देखिए कि मार्च तक जो है डेट बढ़ा दी गई है। इस सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, न वो किसी को स्मार्ट बनाना चाहती है, न जनता के जो भी मुद्दे उन पर काम करना चाहती है। स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार को लेकर के विपक्ष लगातार मुखर रहा है, और भाजपा के ही विधायक हैं, उन्हीं के मेयर हैं, लगातार जो है कहते रहते हैं कि इसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है। फिर भी आज तक कोई जांच नहीं हुई, किसी भी दोषी कंपनी को जो है इसमें दंडित नहीं है किया गया, किसी भी जो है बड़े अधिकारी पे मैंने गाज गिरते
बनते हुए नहीं देखी, और अब फिर जो है स्मार्ट सिटी के काम की डेट बढ़ा दी गई, और इस बारे में मुझे भरोसा नहीं है। देखिए, विकास की गति निरंतर चलने वाली एक गति होती है और उसमें विकास का पहिया कभी रुकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार ने 25 मार्च तक का समय दिया है स्मार्ट सिटी में और बेहतर अच्छा काम करने के लिए, तो हम धन्यवाद भी करते हैं केंद्र सरकार का कि उन्होंने समय भी दिया है और बेहतर अच्छा काम हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी इस पर वॉच करते हैं और तमाम मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं कि प्रदेश के अंदर जो हमारी राजधानी देहरादून के अंदर स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, लगभग 80% वो हमारा काम हो चुका है। कुछ काम हमारा सीवर का या स्मार्ट रोड का रह गया है और ग्रीन बेल्ट का रह गया है, तो वो थोड़ा बहुत जो काम है वो भी 25 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि तमाम वो विकास कार्य, क्योंकि अभी बरसात भी है और सरकार की बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जो इस स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए अधिकारियों को हम समय समय पर तलब करती रहती है, और इन सारी चीज़ों को लेकर के पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि समय पर स्मार्ट सिटी का काम भी हो, और 25 मार्च तक का समय बढ़ाना कोई नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास इस समय करने के लिए और कहने के लिए कुछ नहीं है, तो केवल आरोप लगाना कांग्रेस का काम रह गया। तो मुझे लगता है कि उनको कुछ काम करना चाहिए प्रदेश हित में, जनहित में, और जो धामी सरकार इस वक्त विकास के कार्य करी है उसमें रोड़ा अटकाने का काम कांग्रेस ना करे। कुल मिलाकर मानसून की पहली बारिश ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। एक ओर जहां पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में बेहतर प्रबंधन न होने से जगह जगह जल भराव के साथ ही आधी अधूरी रोड और अधूरे कार्यों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में विपक्ष की ओर से स्मार्ट सिटी के दावों पर सवाल उठाना लाजमी भी है। सवाल ये है कि आखिर कब तक स्मार्ट सिटी का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहेगा? आखिर जगह जगह जल भराव और आधे अधूरे कार्यों के बाद सरकार स्मार्ट सिटी के दावे कैसे कर रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज चर्चा इसी बात को लेकर, क्योंकि आगाज से अंजाम क्या होगा ये पता चल जाता है, और पहली बारिश चूंकि मानसून ने दस्तक दी है और ऐसे में 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है। जो एक डेडलाइन दी गई थी स्मार्ट सिटी योजना के तहत, परियोजना के तहत कि 30 जून तक जो कार्य है वो पूरा कर लिया जाएगा, क्यों नहीं किया गया? ये तमाम अहम सवाल जिनको विपक्ष भी उठा रहा है, और आखिर तैयारी क्या की गई है, इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं रविंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही कांग्रेस से सुनीता प्रकाश जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यूकेडी से दीपक रावत जी हैं, और साथ ही भू वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं AK बयानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक भी हैं रतनमणि डोभाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत रविंद्र कुमार से ही करेंगे, क्योंकि तैयारियों को लेकर ये सवाल जो है बेहद महत्वपूर्ण है। रविंद्र जी, क्योंकि देखा गया है कि भाई बहुत दिशा निर्देशित किया गया और समीक्षा भी की गई होगी, क्योंकि मॉनसून ऐसा नहीं है कि पहली बार, और उत्तराखंड की जो प्राकृतिक स्थितियां हैं या भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए हर वक्त मुझे लगता है तैयारी की जरूरत होती है। तो क्या कुछ तैयारियां की गई सरकार की तरफ से इस मॉनसून सीजन में निपटने के लिए? देखिए, मानसून को देखते हुए आज से काफी समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया था कि प्रदेश भर के जितने पुल हैं, जितने रोड लाइन है, ऐसी जगहें जहां जो आपदा प्रभावित हो सकती है या जहां पानी का फ्लो हो सकता है, ऐसे पुलों को, ऐसी जगहों को चिन्हित करके उनका पुनः निरीक्षण करें, और इसको लेके बहुत तेजी से विभागों की तत्परता दिखाते हुए तमाम ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया। उन्हें देखा गया कि किसी भी प्रकार की अधिक वर्षा होने से किसी भी आपदा आने पे ऐसे गंभीर नुकसान ना हो सके जो हम जिसे टाल सके पूर्व, अगर हमारे पास उसका डाटा होगा। तो ये तो काम था सरकार का। लगातार चाहे जितने मौसम एक्सपर्ट हो दुनिया भर के, जिस प्रकार से पूरी दुनिया में एक वातावरण चेंज हो रहा है मौसम का अपना एक, चाहे गर्मी होती है तो एक अत्यधिक गर्मी हो जाती है,
बारिश होती है तो अत्यधिक बारिश हो जाती है, जब ठंड पड़ती है तो अत्यधिक बर्फ पड़ती है। ये खाली उत्तराखंड, भारत या किसी एक राज्य, एक जिले का नहीं है, पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो यही एक अच्छे विकसित देश भी। मैं स्विट्जरलैंड देख रहा था अभी कल के पेपर में, किस प्रकार से पूरा स्विट्जरलैंड डूब गया। मैं सिर्फ इसको डिफाइन नहीं कर रहा अपने प्रदेश की, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से भी जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर जो वातावरण चेंज हो रहा है मौसम का, उसके कारण भी इफेक्ट है। लेकिन हमारी तैयारियां पूरे तरीके से सही है, लामबंद है। सभी मतलब शहरों के कंपेयर नाम आपने में स्विट्जरलैंड से कर दिया, तो अब लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं है, उत्तराखंड वासियों को, मुझे लगता है, क्योंकि वो अब विकास की जो रफ्तार है वहाँ, यहाँ पर जिम्मेदार इतने जिम्मेदार हैं, विकास हो रहा है, मॉनसून का सीजन है, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। ये विकसित की परिभाषा है क्या रविंद्र जी? विकास की परिभाषा है ये? प्राकृतिक आपदा नुकसान पहुंचा देती है, मैं सिर्फ इतना बताया। सुनीता जी कितना इत्तेफाक रखती हैं, ये विकास की परिभाषा है? देखिए सोनी जी, यहाँ कहना चाहूंगी कि ये गूंगी बहरी सरकार है, प्रचंड बहुमत के अहंकार में है। आपने देखा था कि पिछले साल मानसून ने कितनी तबाही मचाई, लोगों के घर में पानी घुसा था, निकासी का कोई इनके पास साधन नहीं था, कितनी सारी फसलें बह गई थी। और इसी तरह से आपने देखा था कितनी त्राही त्राही उत्तराखंड कर रहा था, क्योंकि हमारा राज्य बहुत संवेदनशील है। यहाँ प्राकृतिक आपदा आती है, ये आज कोई नई बात नहीं है। यहाँ के मंत्री, यहाँ के नेता, हर यहाँ का एक नागरिक आम आदमी जानता है कि यहाँ पे तैयारियों की ज्यादा तैयारियां होनी चाहिए और जगह से। लेकिन सरकार पिछले साल भी हमने ये आवाज उठाई थी, और मतलब कि राज्य की जनता के साथ साथ मीडिया सभी ने ये दिखाया था कि कितनी बुरी तरह से जो है हमारा मानसून से क्षतिग्रस्त हमारा उत्तराखंड हुआ था। लेकिन एक साल में भी आज ये बोल रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा आ सकती है। और आप देखिए कि स्विट्जरलैंड विदेशों से आप उत्तराखंड की जो है तुलना कर रहे हैं, कि जो अपने आप में मेरे ख्याल से बिल्कुल एक मैं कहूंगी रविंदर जी से कि एक प्रवक्ता के लिए कहना अच्छी बात नहीं है। स्विट्जरलैंड, वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, वहाँ कभी आप बिना बरसात के जाके देखिए, सारा का सारा भारतवर्ष हमारा और बाकी अन्य राज्य के लोग भी वहाँ पे पहुंचे हुए मिलते हैं। इतना उनका रेवेन्यू वहाँ से इकट्ठा होता है, क्योंकि यहाँ तो अपने यहाँ तो लोग रहते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं यहाँ मिलेंगी तो क्यों लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे? यहाँ कोई जान जोखिम में लेकर के यहाँ आते, आए गए दिन गाड़ियां जो हैं आपकी किस तरह से खाइयों में गिर रही हैं, और आप उन पे भी रोक नहीं लगा पा रहे हैं। आप ड्राइवर, आप विदेशों में देखेंगे, अगर एक शिफ्ट किसी ने की है तो दोबारा वो गाड़ी नहीं चला सकता ड्राइवर, फाइन है उसमें। हमारे यहाँ सुबह भी जाता है, 1 घंटा रेस्ट करके फिर उसको दोबारा आप भेज देते हैं। कितना रिस्क है आप यात्रियों के साथ लेते हैं सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए। तो आपको जो है धरातल पे काम करना पड़ेगा रविंदर जी। आप बातें बहुत हो गई। पिछले 5 स्मार्ट सिटी आपने राजपुर एरिया का, मैं आपको रोड का बताती हूँ, आपने सारी टाइल्स लगाई थी, बहुत खूबसूरत इन्वेस्टर समिट हुआ था, बाहर से लोग आए थे, आपने उसको इतना सुंदर बना दिया था कि हमारा देखिए उत्तराखंड देखिए कितना अच्छा है। आप उसी के 1 महीने बाद सारी की सारी टाइल खोद दी गई है, गड्ढे पता नहीं कौन सी आप लाइन लगाने जा रहे हैं, क्योंकि सिविल लाइन तो पहले से ही है, लेकिन किसी लाइन बिल्कुल सुनीता जी, लेकिन इन्वेस्टर समिट जो हुई या MOU जो साइन हुए, और जब कोई हमारा एक मेहमान कहता है, विदेशी मेहमान जब आता है, तो हम उन खामियों को छिपा देते हैं, और छिपाने के बाद तैयारियां इतनी भव्य कर देते हैं कि शायद वो खामियां या तो जिम्मेदार देखना नहीं चाहते या फिर उन खामियों पर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसी तस्वीरें भी मैंने देखी हैं। हमारे साथ UKD के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, दीपक रावत जी का रुख करेंगे, प्रतिक्रिया आपकी भी लेंगे इस मसले पर कि मॉनसून यानी कि ये पहली बारिश है, और अभी पहली बारिश में अगर ये हाल है तो आने वाला समय क्या होगा, कैसे स्थितियां रहेंगी, क्या लग रहा है? सोनी जी, मैं भाजपा नेता के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो मैं तो थोड़ी देर के लिए स्विट्जरलैंड जैसा महसूस करने लग गया था। मुझे तो लग गया था कि देहरादून में नहीं बैठा हुआ, स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ हूँ। और यहाँ की तमाम जो समस्याएं हैं जल भराव की, ये सेम समस्याएं स्विट्जरलैंड की भी रही होंगी जब वहाँ बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है। क्या मजाक कर रखा है इन्होंने? आपका विषय क्या है? विषय ये है आज आपका कि आप किस प्रकार से स्मार्ट सिटी के नाम पे, स्मार्ट सिटी का जो बढ़ाया गया है
समय बढ़ाया गया है, स्मार्ट सिटी के कार्य जो नहीं हो पाए हैं, क्या कारण है, कौन दोषी है, कौन कार्यवाही संस्था दोषी है, कौन नोडल अधिकारी दोषी है, किस कारण से इसका समय बढ़ाया गया, क्यों आज तक इस समय पर काम पूरा नहीं किया गया, क्या कारण है कि जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 100 स्मार्ट सिटी की घोषणा करी थी, तब इसका जो एस्टिमेट था वो 1000 करोड़ था। आज 1550 करोड़ का इन्होंने एस्टिमेट पिछले साल बना के दिया। लगातार बजट बढ़ाए जा रहे हैं, वो बजट जा कहाँ रहे हैं सोनी जी? क्या आपको इस राजधानी में दिख रहा है? आप बताइए, आप नेट पे जाके स्मार्ट सिटी देहरादून को चेक करिए तो एक बड़ा सा आपको पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा कि इतनी सारी चीजें स्मार्ट सिटी की यहाँ होंगी। स्मार्ट टॉयलेट होंगे, स्मार्ट एटीएम वाटर होंगे, ये सारी चीजें। इनसे ये तो पूछिए कि पिछले 7 साल से स्मार्ट सिटी के तो इनकी प्रवक्ता कह रही थी कि 80% काम पूरे हो गए हैं। तो जरा इनसे पूछिए तो सही, वो 80% कौन कौन से क्षेत्र हैं जो पूरे हो गए हैं, और वो कौन कौन से अभागे 20% जो क्षेत्र जो इनकी प्रवक्ता कह रही थी नहीं हो पाए हैं स्मार्ट सिटी के, वो हमारी जानकारी में विपक्ष होते थे, तो हम जरा ध्यान भी देख लेंगे। ये सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने और ठीक है। भूवैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक रावत जी, वापस से रुक करेंगे, पहले जल्दी से प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं। एक ब्यानी जी का रुख करेंगे। एक ब्यानी जी, क्योंकि उत्तराखंड में कभी भी कुछ भी कैसे भी परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं, और खास तौर पर इस मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन जब मॉनसून दस्तक देता है उससे पहले तैयारियां कितनी चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, क्या जिम्मेदारी के साथ वो तैयारियां की गई? जहाँ तक उत्तराखंड में आपदाओं का सवाल है जी, देखिए, आपदा हर क्षेत्र में नहीं आती है, हर एक आपदा के अपने अपने क्षेत्र हैं, और अगर हम उन क्षेत्रवार उनका अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि जो आपदाएं आ रही है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आती है और एक पर्टिकुलर कारण के कारण आती है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा उत्तराखंड आपदा से त्रस्त है। आज अगर बरसात हो रही है तो बरसात का असर कुछ क्षेत्रों में ज्यादा हो रहा है, कुछ क्षेत्रों में कम हो रहा है। अब जहाँ तक सवाल है आपदाओं की तैयारी की बात, तो इसके लिए हमें जब ये पहले से ही मालूम था, आईएमडी ने मार्च अप्रैल में डिक्लेयर कर दिया था कि इस बार हमारे पास नॉर्मल से ज्यादा बारिश होगी, तो उस वक्त हमारे ये जो विभाग है वो क्या कर रहे थे, अगर हमें मार्च में पता लग गया कि ज्यादा बारिश होना है तो उस वक्त से हमारी अगर प्लानिंग चलती तो हमें करीब करीब 3-4 महीने का टाइम मिलता और हर तरह से हम उसको देख सकते हैं। आज भी आईएमडी कहता है, और आईएमडी के अलावा 10-15 साइट और हैं जो उत्तराखंड के वेदर के बारे में प्रेडिक्ट करती है, और वो ये बताती है कि किस एरिया में कब और कितनी अमाउंट में रेनफॉल होगी। और अगर हमें ये सब मालूम है, सारे डाटा हमारे पास अवेलेबल हैं, तो फिर हम उस एरिया में उस तरह से प्रबंधन क्यों नहीं कर पाते हैं? तो ये हमारी कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र जो इसको देखता है उसका लापरवाही का नतीजा है कि वो अपनी उनका एक जो पैटर्न है काम करने का, उस पैटर्न से वो बाहर निकल के काम नहीं करेंगे। वो तो जब काम करना शुरू करेंगे जब आपदा आ जाएगी। आपदा आने के पहले उनका कोई रोल नहीं होता, आपदा आने के बाद उनका रोल होता है, जब सारी तरह से हम लोग आम लोग पिटा जाते हैं आपदाओं के कारण, तब उनका रोल शुरू होता है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि हमारे पॉलिसी चेंजेस इस तरह से हों कि जब हमें कोई चीज़ के बारे में मई जून में पता लग जाता है या मार्च में पता लग जाता है या दिसंबर की ठंड के बारे में अभी 2 महीने बाद प्रेडिक्शन हो जाएगा, तो हम उसी तरह से तैयारी करें। और जहाँ तक जैसे अभी केदारनाथ के ग्लेशियर की बात है, तो देखिए हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वो वैली ग्लेशियर कहलाते हैं, मतलब वो घाटी के अंदर डेवलप हैं। तो घाटी के अंदर जो ग्लेशियर है वो घाटी के रास्ते से ही आएंगे, कोई दूसरे रास्ते से नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको मालूम है कि वहाँ पे घाटी है और ग्लेशियर आ सकता है, तो फिर हमने उसको रोकने की तैयारी करनी चाहिए। अब हम कह रहे हैं ग्लेशियर आ गया और हम रोकने के लिए उस वक्त ढूंढेंगे तो उस वक्त कोई हल नहीं बिल्कुल, इस निकलेगा। बात का जवाब भी तो लेंगे आपको पहले से लेना पड़ेगा। रविंद्र कुमार जी से कि भाई क्या बंदोबस्त किए गए, रोकने के क्या कुछ प्रयास किए गए, और प्रयास किए गए तो फिर भी अभी खबर पढ़ रहे थे कि कई सारे जो कारें हैं वो बह गई, रेस्क्यू किया जा रहा है। तो आखिर ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो भाई क्यों बन रही हैं, क्यों पहले से इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं पुख्ता? रतनमणि डोभाल जी का रुख करेंगे, उससे पहले राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतनमणि डोभाल जी, हर बार ऐसी ही व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा होती है और ये कब तक ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी? देखिए, मेरी जितनी उम्र हो गई है और जब से मैंने होश संभाला मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि और विशेष सत्र भी होते हैं पार्लियामेंट के, इसमें जब बाढ़ आती है, बारिश होती है, ये सब, और हर बार
यही सुनने आता, लेकिन वो साल दर साल ये समस्याएं हमारी कम होने के बजाय और विकराल हो रही हैं, और हमारे जो हालात हैं वो हालात संभालने में नहीं आ रहे हैं। अभी ये छोटी सी, ये तो शनिवार को जो बारिश हुई है, और ये उत्तराखंड से लेके दिल्ली तक जिसने वो जो तबाही की है, हमारे यही जो सूखी नदी, और इसके बावजूद जो ये मैं कह रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि उन्होंने अधिकारियों को सबको कह दिया कि फोन बंद नहीं रखेंगे, अलर्ट रहेंगे। अरे क्या अलर्ट रहेंगे? 8 गाड़ियां बह गई सूखी नदी पे। आज भी मैं उस नदी पे गया हूँ, आप दोनों तरफ एक बोर्ड नहीं लगा सके चेतावनी के कि इसमें फिर खतरा हो सकता है। और ये नई बात नहीं है, ये हर साल हो रहा है। हर साल, पिछले साल भी उसमें गाड़ियां बही हैं, उससे पहले साल भी गाड़ियां बही हैं, उसमें बच्चे बहे हैं, गाय बही हैं। ये साल दर साल हम देखते आ रहे हैं। और जो जब भी सिस्टम काम करता है कुंभ में और इस मेले में, ये इसके अलावा कि ये जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, मनसा देवी की जो पहाड़ी है, तमाम साइंटिस्ट ये कह चुके हैं कि ये यंग हिमालय का पर्वत है, ये अभी ठोस नहीं हो रहा है। इस पर मानवीय हस्तक्षेप आप बंद कीजिए। IIT के लोग आ गए, आपने इटालियन कंपनी, मतलब करोड़ों रुपया आपने एजेंसियों को बुलाने में कमीशन में खा लिया, करोड़ों रुपया, कि आपने इटालियन कंपनी बना दिया कि उस मनसा देवी पहाड़ का हम ट्रीटमेंट करेंगे। IIT आ गया है, कोई गुजरात भी आ गए, सब आ गए, सबने अपनी रिपोर्टें दे दी। क्या हुआ उन रिपोर्टों का? उन पे काम तो हो नहीं रहा है। और उससे पहले यही जो प्रशासन है, राजस्व विभाग है, उसने 199 लोगों को पर्वतीय क्षेत्र से कहा था ये खतरे की जद में इनको शिफ्ट किया जाना चाहिए। कोई एक आपने शिफ्ट किया है, लेकिन वो तो आज भी खतरे की, लोगों की जान खतरे में ही है। और ये ऐसा नहीं है, वो ठीक कह रहे थे कि भाई जो ग्लेशियर है, जो घाट गदरे हैं, वो तो पानी उसी में आएगा, ये मैदानी क्षेत्र तो। और इस सबके बावजूद जो विकास भी होना, हम ये नहीं कह रहे कि विकास नहीं होना है, लेकिन वो एकांगी तरीके से आप हो गए। जैसे आप देहरादून में लगे, मैं तो चिंतित हूं उससे कि आने वाले समय में देहरादून पानी के संकट से गुजरेगा। आप तमाम कंक्रीट के जंगल बनाते जा रहे हैं देहरादून में, कहीं उसमें नहीं। जब पानी अगर जमीन में नहीं जाएगा तो पानी कहाँ से मिलेगा आपको? यही बरसात का पानी। और अभी ये भी हो रहा है जल भराव का, यही जो नाले हैं हमारे, ये स्टैंडर्ड, अगर ये पलट के देख लें, ये मंत्री जो कह रहे थे कि हमने कब से तैयारी कर ली, प्रेमचंद अग्रवाल जी, वो कहें कि ये तो ब्रिटिश काल से आपका शासनादेश है कि आपको अप्रैल में सारी तैयारी करनी है और 15 मई तक आपको सारे नाले शहरों के सबके तली झाड़ लिखा हुआ है उसमें कि आपको सफाई करनी है। तो वो अपने नगर आयुक्तों को, युवकों को पूछे कि किसने नाले साफ करे, आपने तली झाड़, किसने उनकी मॉनिटरिंग करी है, उसी की समीक्षा कर लें। ये बता, सिर्फ हेडलाइन के लिए आप अलर्ट हमने कर दिया, फोन पे भी अधिकारी क्या करेंगे? फोन पे क्या संसाधन आप उपलब्ध करा रहे हैं? आज विज्ञान का जमाना है, मशीनी का जमाना है, कितने आपने मशीन उपलब्ध कराई है लोगों को, नगर निकायों को, नगर पंचायतों को? वो सवाल पर नहीं जाते हैं, सिर्फ मीटिंगें कर रहे हैं। कोई ये मुख्यमंत्री या जो विभाग के बिल्कुल रतन मणि जी, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि भाई जिम्मेदारों को आप दिशा निर्देशित कर देते हैं और ये कहते हैं कि भाई व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जाए, तो इससे क्या माना जाए कि वो जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं या फिर सरकार ही खाना पूर्ति करती हुई नजर आ रही है सिर्फ महज निर्देश देकर? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बारिश, बर्फीला तूफान और स्मार्ट सिटी के काम, ये इसलिए क्योंकि इसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई सरकार कितनी गंभीर और कितनी संजीदा है, क्योंकि एक डेडलाइन भी दी गई कि जून के लास्ट तक ये जो स्मार्ट सिटी के तहत काम है इन्हें पूरा कर लिया जाए। अब ये जो डेडलाइन है ये बढ़ा दी गई है। अब कब तक
पूरे होंगे ये पता नहीं, और ऐसे में मॉनसून ने दस्तक दी है, बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और उत्तराखंड के जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। व्यवस्थाओं को लेकर सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। रविंद्र कुमार जी का रुख करेंगे। रविंद्र कुमार जी, आपने अभी सुना वो तमाम सवाल भी निकलकर सामने आए, और साथ ही अगर निर्देशित किया जाता है जिम्मेदारों को तो उसके बाद क्या मॉनिटरिंग की जाती है, ये जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये काम धरातल पर किस तरीके से किया जा रहा है। अगर नालों की साफ सफाई की जिम्मेदारी दी गई है तो क्या उसकी रिपोर्ट तलब की गई या उस बात की समीक्षा की गई कि ये काम हुआ या नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी को लेकर एक डेट दी गई, उसके तहत कब तक काम पूरा होगा। प्राकृतिक आपदा से निपटना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो कभी भी और किसी भी स्वरूप में बड़े प्रारूप में आ सकती है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो अंडर कंट्रोल होती हैं सरकार के। देखिए सोनी जी, मैं स्पष्ट रूप से अगर कहूं कि आप एक अच्छी पत्रकार हैं, बड़े सबको उतना ही समय देती हैं और सबकी बात भी सुनती हैं और सही तरीके से सबको पक्ष रखने का मौका देती हैं। लेकिन क्या मैं आप ही से अगर मैं प्रश्न करूं, क्या किसी आपके पत्रकार ने या मेरे साथी जितने बैठे हैं इसमें, तो मैं अपने आप को अगर देखूं, मैं ऐसे दो बड़े नाले देखता हूं जो सदैव मेरी आंखों के सामने दिन रात गुजरते हैं। एक तो जहां मैं रहता हूं क्लेमेंट टाउन में, ISBT से लेकर के उससे भी पीछे का अगर मान ले GMS रोड का भी पानी सारा हमारे क्षेत्र में आता है। वो नाले पूरे तरीके से साफ है, लेकिन किसी ने नहीं दिखाया। अगर हो तो आप इसको दिखवाइए कि ये साफ है या नहीं। और अभी वहां हुए कुछ 15 दिन 20 दिन पहले से। रविंद्र जी, मैं क्या सोच रही हूँ, आपने शुरुआती दौर जिस बात से शुरुआत की है उसका रिप्लाई दे दूं थोड़ा सा। मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं अब सोचती हूँ कि मैं आपकी जगह बैठती हूँ और आप मेरी जगह बैठिए। तो देखिए सही जगह है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए चैनलों पे बैठ के जो है ना, मुझे लगता है सवाल करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन उन सवालों का जवाब देना संतोषपूर्ण तरीके से थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए ये कहना आसान था। देखिए जिस प्रकार से आज ये विपक्ष की नीयत क्या बन गई है, जो सदन में आज राहुल गांधी ने जिस प्रकार से हिंदुओं का अपमान किया है और सदन में झूठ बोलने का काम किया। ये झूठ बोलने का काम सदन से लेके चैनलों तक चल रहा है। ये इनको कहीं ना कहीं जनता बार बार ये सबक सिखा रही है और ये नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, इन्हें जनता अभी ताजा सबक सिखा के बैठी है। अच्छी बात है, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं रविंद्र जी। ठीक है, हम विपक्ष से हमारे साथ सुनीता जी हैं, UKD से क्षेत्रीय जो पार्टी है केंद्रीय, हमारे साथ दीपक रावत जी हैं। लेकिन दो शख्स ऐसे हैं जिनकी बात पर आप विश्वास करेंगे, रतनमणि डोभाल जी हैं, हमारे साथ भूवैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं, इनकी बात को थोड़ा सा आप सीरियसली लेंगे? नहीं, मैं देखिए मैं दोनों राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ। मैं राजनीतिक विश्लेषक भी जो हमारे एक बड़े सीनियर हैं और भूवैज्ञानिक, मैं कई बार बयानी जी के साथ जुड़ा हूँ और इनकी बातों को मैं कहीं ना कहीं तर्कसंगत मानता हूँ। बहुत अच्छी है ये जो है करते हैं। मैं राजनीतिक विश्लेषक की कोई बात पे टिप्पणी नहीं करूंगा। इन्होंने जो कहा मैं उसे सुझाव मानते हुए इनको नतमस्तक करूंगा, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए कह रहा हूँ जिस प्रकार तो कमियां तो बताई ना, रतनमणि डोभाल जी ने भी बताया कि भाई नालों की साफ सफाई को लेकर क्या था, 15 मई तक सफाई होनी थी, फिर उसका क्या, उसकी समीक्षा की गई क्या? सवाल भी मेरा यही था। आज जिस प्रकार से आप देखिए नालों में, मैं आपको वही उदाहरण दे रहा था, आपने मेरी बात को जी पूरा कर लीजिए। मैं अपना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र बता रहा हूँ। जब यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, आधे शहर का GMS रोड से इधर तक का पानी आता है और नालों से ऊपर निकल के कॉलोनियों में घुस जाता है। लेकिन जिस प्रकार से इस बार सफाई हुई है, होती हर बार सफाई है, लेकिन इस बार विशेष रूप से JCB लगा के, चाहे वो पुराने पार्षद हो या स्थानीय नेता हो, भाजपा के हो या अन्य दलों के हो, मैं सबके बारे में कहूंगा, सबने चौकस होकर सफाइयां कराई हैं, लेकिन झूठ बोलना की कोई काम नहीं हुआ। इसके मैं खिलाफ, या तो आपके पास कोई हो कि देखिए। चलिए, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कहा जाता है ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके तहत कितनी शिद्दत से काम हो रहा है। अच्छी खासी जो रकम है इस प्रोजेक्ट में लगाई गई है, ईमानदारी से काम हो रहा है, धरातल पर नजर आ रहा है, क्योंकि इसको लेकर शुरुआती दौर से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सवाल भी
भी हो, सवाल तो उसके ऊपर सदैव रहते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, देखिए सबसे बड़ा टेस्ट जनता का लिटमस टेस्ट होता है चुनाव। इसी शहर में पिछले और काफी समय से इसी में जो विकास के जो जमीनी मुद्दे होते हैं वो दब जाते हैं। अच्छी बात है, अब तो वही बात हुई ना, अब तो हम राजा हैं। अब क्या शहर की सीटें खाली, देहरादून की सीटें बता दूं, बड़े मार्जिन से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट दिया। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से एनजीटी ने स्वयं संज्ञान लेते हुए नालों पे बसे हुए अवैध कब्जों को छुड़ाने के लिए कहा है, मैं फिर अब बात को कह रहा हूँ, ये वही लोग हैं जो अभी इन बरसातों में तो ये दिखाएंगे कि नाले में देखो तबाही आ गई, यहाँ से ये हो गया वो हो गया। और जब इस तरह की हाई कोर्ट या एनजीटी के दिशा निर्देश पे उन्हें हटाने का, दूसरी तरह की जगह स्थानांतरित करने का काम होता है, तो यही लोग खड़े हो जाते हैं आवाज उठाने के लिए। नहीं, अगर ये खबर हमारे पास आती है कि भाई ये अवैध कब्जों को हटाया गया, कई लोग बेघर हुए, और अगर उन्हें घर मुहैया कराएगी सरकार, तो जाहिर सी बात है हम उस पर भी चर्चा करेंगे और ये सराहनीय होगा और इस पर भी बात की जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक पहलू को दिखाते हैं, दूसरे पहलू को नहीं दिखाएंगे। सुनीता जी, आपका रुख करेंगे, आप कुछ कहना भी चाह रही हैं, शायद इस बात का जवाब भी देना चाह रही हैं, और साथ ही अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो उस सवाल के साथ साथ ये होना चाहिए कि भाई इतनी जगहें हैं जहां पर नालों की साफ सफाई नहीं हुई, क्या आप बता सकती हैं? देखिए सोनी जी, मैं कहना चाहूंगी, ना ही शासन ना प्रशासन मानसून को लेकर बिल्कुल भी गंभीर है। जहां तक रविंद्र भाई की बात करना चाहूंगी, अगर ये इन पे जरा भी है, ये कैमरा लेकर के जाएं अपना, और बिंदाल नदी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर की है, बिंदाल नदी नदी आज गंदे नाले में परिवर्तित है, आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू मारती है, ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आती है। और मैं कहना चाहती हूँ इनको, इतनी हमेशा आप हर बात को पक्ष के ऊपर मर देते हैं, अच्छी बात नहीं है, आप यहाँ से निकलिए, जाइए। मैं दावे के साथ कहती हूँ, अगर आपके अंदर अच्छी आत्मा है तो अपना चेहरा शीशे पे नहीं देख पाएंगे रविंद्र भाई। बिंदाल का और रिस्पना का अगर हाल देखेंगे आप, कब तक आप छुपाते रहेंगे, आप नाकामियों को छुपाते रहेंगे? अरे आप जिंदगी के साथ पे जिन लोगों ने आपको वोट दे करके सत्ता दी है और प्रचंड बहुमत दिया है, उसका इतना उपहास आप उड़ाएंगे, शायद जनता ने सोचा भी नहीं होगा। विपक्ष को घेरने के चक्कर में, विपक्ष के ऊपर उंगली उठाने के चक्कर में आप अपने कार्यशैली को, अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे। इसका बिल्कुल भी किसी जनता को जो है यहाँ के जरा भी इस इल्म नहीं होगा कि आप इस तरह से प्रचंड बहुमत को इस तरह से हासिल में लेकर के जाएंगे। आपसे सोनी जी मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप भी हैं तो देखिएगा, ये स्मार्ट सिटी की नदियां हैं जिनको पुनर्जीवित करने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा था, इसको हम पुनर्जीवित करेंगे, रिस्पना नदी को। इसका नाम ऋषिपर्णा, ऋषियों के नाम पर ऋषिपर्णा रखा गया था। वहां सिर्फ गंदे नाले, गंदगी, मक्खी, मच्छर, नहीं रविंद्र जी, मैंने सुना आपको, प्लीज रविंद्र जी, आप जो है, आप आपके साथ बात कर नहीं सकते हो। मैं सोचती हूँ कि आप कितने स्तर पर गिर सकते हैं। मेरी बातों को आप गंभीरता से लेकर के आप मुझसे बहस करने की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे बोला है, आप झूठ, जनता देख रही है, जनता देख रही है आपको कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आप जो है आपने सिर्फ पैसा बजट ठिकाने लगाने का काम किया है, सिर्फ टैक्स पेयर का पैसा जिसके साथ बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन रविंद्र कुमार जी, ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी है ना, सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे। अगर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है तो उसकी बखूबी जिम्मेदारी से उस बात का जवाब देना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये सवाल उठ रहे हैं, कहते हैं ना, जहां धुआं उठता है, जहां चिंगारी होती है, धुआं वहीं उठता है। ये खामेखा के आरोप नहीं हो सकते हैं। अगर 4 सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं तो उसमें से कुछ तो सच्चाई होगी। ए.के. बयानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूकेडी प्रवक्ता का रुख करेंगे। इससे पहले भूवैज्ञानिक का रुख कर लेते हैं। ए.के. बयानी जी, क्योंकि ये राजनीतिक दल जो है सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप के बीच एक सॉल्यूशन क्या निकलना चाहिए किसी भी समस्या का, ये भूल जाते हैं। और जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मॉनसून से पहले दिशा निर्देशित किया गया, मैंने भी खबर पढ़ी थी, लेकिन उसकी क्या धरातल पर समीक्षा की जाती है? क्या पहले से कोई प्लान ए और बी तैयार किया जाता है? और अगर किया जाता है तो ऐसी स्थितियां क्यों? जहाँ तक तैयारी का सवाल है, मैं ये कहूँगा कि उत्तराखंड का जो प्रशासनिक तंत्र है
वो अपने आप में काफी विस्तृत है। और विस्तृत इस सेंस में है कि यहाँ पे टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन भी है और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन दोनों सरकार के अंदर है। जैसे उत्तराखंड का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अगर रोज हमारे यहाँ के जो उपग्रह से लिए गए मानचित्रों का अध्ययन करे तो वो बड़ा आसानी से बता सकता है कि किस जगह पर स्नो का बिल्डअप हो रहा है या कहाँ पे बर्फ जमा हो रही है। और उसके बाद अगर वो डाटा अगर जो कार्यदायी संस्था है उसको ट्रांसमिट करे कि भाई यहाँ पे स्नो इकट्ठा हो रहा है, आप इसको हटाने का काम करो, तो ये काम बड़ा आसानी से हो सकता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा इसमें परेशानी की जरूरत नहीं आएगी। पर सवाल ये कि उन संस्थाओं का उपयोग हम किस तरह से कर रहे हैं, ये एक विचारणीय विषय है। सिर्फ संस्था बना देने से उनका उपयोग नहीं हो जाता है, संस्था को एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। और एक्टिवेट करने के बाद और अगर डेली की मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आते रहेंगे। दूसरी चीज, जैसे बरसात की बात है, नदी नाले अभी भर रहे हैं, बड़ा स्थिति आ रही है, पानी नहीं दे पा रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है। तो सवाल ये कि हम जो ज्योग्राफी के रूल्स हैं या जो प्राकृतिक नियम है उनको अगर नकारेंगे तो फिर ये समस्याओं को झेलना पड़ेगा। पानी बहने के लिए ढाल चाहिए और ढाल भी ऐसा चाहिए जहाँ पर अगर तीव्र ढाल है तो हमें छोटा रास्ता होगा तो पानी तुरंत निकल जाएगा। अगर ढाल कम है, बहुत हल्का ढाल है, तो वहाँ पे हमें बड़े रास्ते चाहिए। अब सवाल है कि हर जगह अगर मकान खड़े हो जाएंगे तो पानी कैसे निकलेगा? पानी नहीं निकलेगा तो पानी का जमाव होगा ही होगा और जल भराव की स्थिति आएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारी नालियां अगर सही रहे तो नाली एक लेवल तक तो निकाल सकती है, एक लेवल से ज्यादा नहीं निकाल सकती अगर बारिश बहुत ज्यादा हुई। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे पानी बहुत, एक दिन ये अनुमान के विपरीत था कि एक ही दिन में एक साल भर की 1/4 बारिश हो गई। सवाल ये कि इतनी 1/4 बारिश का प्रेडिक्शन क्यों नहीं हो पाया? जब दिल्ली में एक से बड़े एक मौसम के विभाग हैं और दिल्ली सरकार के भी हैं, आसपास के भी हैं, IMD खुद वहाँ बैठता है, तो इतनी भारी बारिश का क्यों नहीं आकलन हो पाया? और अगर भारी बारिश का आकलन था तो उसके साथ साथ हमारी क्या तैयारी थी ये भी हो जानी चाहिए। पर ये कहीं न कहीं हमारा प्रशासनिक ढीलापन हो जाता है जिसके कारण हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ दीपक रावत जी भी जुड़े हुए हैं। दीपक रावत जी, आपका रुख करेंगे क्योंकि जो सवाल उठाए जा रहे हैं आप भी उठा रहे हैं और विपक्ष भी लगातार उठा रहा है। अगर देखा जाए दीपक रावत जी, क्योंकि आप क्षेत्रीय पार्टी हैं तो आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्योंकि अभी रविंद्र कुमार जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई साफ सफाई पहले भी होती थी लेकिन इस बार थोड़ा सा ध्यान से कराई गई है या जिम्मेदारी से वो कार्य कराया गया है, तो इस बार वैसी स्थितियां नहीं देखने को मिल रही हैं जो पहले देखने को मिलती थी। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? जमीनी हकीकत क्या नजर आ रही है? जी, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो अपनी वार्ड की बात कर रहे हैं और उनकी जानकारी में दे दूं कि और कहाँ ऐसा नहीं है उस बात का भी जिक्र करिए। 100 वार्ड है स्मार्ट सिटी के अंदर, 100 वार्ड 100 आते हैं जी। 100 वार्डों की अब विपक्ष जो बात कर रहा है वो 100 वार्डों की बात कर रहा है। अगर रविंद्र जी के जो किलवन टाउन का वार्ड है वहां पर सफाई हुई है तो दूसरे जो वार्ड है उनकी स्थिति क्या है? और आप देखिए, आप पहले ही बारिश में जो दावे थे सरकार के वो फेल हो चुके हैं। आपदा प्रबंधन की स्थिति जो है वो आप देख चुकी हैं। जो दावे कर रहे थे कि मानसून की हमने पूरी तैयारी पूर्व में हमने पूरी तैयारी कर ली है, हम जो हमारा प्रबंधन है वो हमने पूरा चाक चौबस कर दिया है, पहले ही बारिश में उसके पोल खुलती हुई दिख रही है और अभी तो पूरा का पूरा मानसून पड़ा हुआ है। सुनिए, विपक्ष की चिंता यह है कि सरकार हर साल ये वादे करती है, हर साल ये समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को बरगलाती है, लेकिन वास्तविकता जैसे ही एक बारिश आती है, जैसे ही कोई समस्या प्राकृतिक आपदा आती है, सरकार की सारी समस्या है। आप बताइए, मैं ज्यादा दूर मत जाइए, वनाग्नि जब वनाग्नि लगी उससे पहले क्या कह रहे थे ये कि हमारी पूरी व्यवस्था है, उसका जस्ट उलट क्या हुआ? सबसे ज्यादा अगर मानवीय क्षति हुई है इस प्रदेश में आज तक तो इस बार 2024 में हुई है। वनाग्नि की बात कर रहा हूँ। इन्होंने क्या कहा था कि चारधाम यात्रा हम पूरी तरह से करेंगे। क्या हुआ चारधाम यात्रा का? पहले ही दिन चारधाम यात्रा अब पटरी से नीचे उतर गई। आनंद फानन में सारी व्यवस्था करनी पड़ी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सत्ता पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी है इसका एक काम करने का तरीका बन गया है कि किसी आप मतलब मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं, ये बातें करते हैं। अगर हम विपक्ष कहता है जुमले, तो जुमले वाली पार्टी जुमले भी करती है, लेकिन जैसे ही कोई प्राकृतिक समस्या आती है
इनकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है जनता के सामने। अब आप बताइए, मैंने स्पष्ट कहा कि आप बताइए, आप उनका नेट खोलिए, आप उनका स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट खोलिए, उसमें आप देखिए कितनी सारी चीजें खुली हुई हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पे। अरे स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने जितना घोटाला किया हुआ है, आप किसी से पूछे तो कहते हैं जी पैसा ही नहीं है। आपका पत्रकार अगर किसी से पूछेंगे कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का बताइए, जरा बताइए कहाँ काम हुआ है, तो आपको चिराग तले ढूंढेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और इनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि 80% काम हो चुका है, खाली मात्र 20% रह गया है। तो पिछले 4 साल से खाली वो 20% काम नहीं हो पा रहा है सोनी जी। रविंद्र जी, 80% काम कहाँ पर हुआ है, इस बात का जवाब दे सकते हैं? इसके बाद रतन मणि जी का रुख करेंगे। सोनी जी, मैं आपको एक बात की बातों पे बहुत हंसी भी आती है कई बार। जिस दिन बजट पेश होता है ना, उस दिन कहते हैं बजट में कुछ नहीं है, ये तो जनता के खिलाफ है, विपक्ष के खिलाफ है। स्मार्ट सिटी के बारे में बात कीजिए रविंद्र। सुनीता जी और दीपक जी, बीच में मत बोलिएगा। रविंद्र जी, आपसे जो सवाल किया गया है आप उसका जवाब दीजिए। स्मार्ट सिटी के तहत 80% अगर काम हो चुका है तो वो कैसे, कहां तक संपन्न हो चुका है, 20% बाकी रह गया है? क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत जो काम किया जा रहा है, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और किस तरीके से काम हो रहा है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रविंद्र जी, इस बात का जवाब, आगे बढ़ते हैं। मैं पलट कि आप बताइए कि कितना प्रतिशत काम हुआ, ये बताएंगे काम ही नहीं हुआ आज तक, कुछ काम ही नहीं। गनीमत है 80% बताया जा रहा है। सुनीता जी, दीपक जी प्लीज बीच में मत बोलिएगा। जनता हमारे खुश नहीं है आपके कामों से, और बहुत जल्दी आपको पता चलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट आपका पूरे देश में हो चुका था, जिसका जनता ने भरपूर। सुनीता जी, आगे उपचुनाव भी है तो जनता को खुश करने की कोशिश करिए प्लीज। सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास कोई आंकड़े नहीं है कि वो दीपक जी और सुनीता जी बीच में मत बोलिए, मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा है भाई। आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। अगर आज आप इस टॉपिक में बैठे हुए हैं, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। सरकार में उत्तराखंड कांग्रेस में बैठा हुआ है, सरकार में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है। अगर 80% आपके प्रवक्ता बोल रही है। दीपक जी, सवाल मैंने किया है और इसी बात का हम जवाब ले रहे थे रविंद्र जी से। रविंद्र जी, इस बात का जवाब दीजिए, समय जा रहा है, फाइनल कमेंट लेना है रतन मणि डोभाल जी का। जी, क्या पूछा था सोनी जी? रविंद्र जी, आपसे सवाल यही था कि भाई स्मार्ट सिटी के तहत जो आपका काम हुआ और भ्रष्टाचार के आरोप जो लग रहे हैं, क्योंकि अभी तक काम संपन्न भी नहीं हुआ, ये कब तक संपन्न हो जाएगा, और क्या ये स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हो रहा है, जो जिम्मेदार कर रहे हैं, क्या ईमानदारी से काम किया जा रहा है? क्योंकि इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए मैं और कब तक पूरा हो जाएगा, कितना और वक्त लगने वाला है? 2025 तक का समय बढ़ाया गया और स्मार्ट सिटी का काम बहुत सारा हो चुका, जो रह रहा है उसको भी बहुत तेजी से निपटाया जाएगा। और रही बात इसकी, देखिए भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर बार बार ये सवाल तो किए जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ फिर कहेंगे ये विपक्ष से पूछने लगते हैं, अरे भाई आप आरोप तो लगाते हो, आप कुछ दिखाओ भी तो सही ना तो आप चैनल पे बैठ के दिखाते हैं ना। रविंद्र जी, सवाल किससे पूछा जाएगा? जो सत्ता पे आसीन है उसी से पूछा जाएगा। जवाबदेही तो आपकी है। रतन मणि डोभाल जी का रुख करेंगे। रतन मणि डोभाल जी, स्मार्ट सिटी सवालों के घेरे में और शुरुआती दौर से ही करोड़ों की लागत, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट और अभी भी सवाल। दूसरी तरफ जो मॉनसूनी बारिश है और पहली बारिश में ये हाल है, तो आगे क्या हाल नजर आने वाला है? क्योंकि आपदा प्रबंधन कहीं ऐसा तो नहीं फिर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए सोनी जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है और आपने इस पर चर्चा की है। हम ये अपेक्षा करेंगे कि आप इसको निरंतरता में हो दूसरे तीसरे दिन के बड़ा संकट लोगों के सामने है। बिल्कुल। अब जैसे आप चर्चा कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की, अब लोग स्मार्ट नहीं हो, लोग नालों में रहे और आप स्मार्ट सिटी बनाए तो बेमानी वाली बात है। लोग स्मार्ट होंगे तब सिटी स्मार्ट होगी।
लोग अगर नालों में रह रहे हैं, नदियों में रह रहे हैं, और आप सबको पक्का घर दे रहे थे, पक्का छत दे रहे थे, घर में नल दे रहे थे, नल में जल दे रहे थे, और वो सब कुछ नहीं हो तो स्मार्ट कैसे हो जाएंगे? आप कितना ही पैसा लगा लीजिए, आप सोने की सड़क बना दीजिए, परेड ग्राउंड में सोना बिछा दीजिए, तो आप स्मार्ट नहीं होंगे। स्मार्ट लोग होंगे। अगर आप लोगों को स्मार्ट नहीं करेंगे तो कोई मतलब उसका नहीं है। दूसरा, मैं ये जो ये बीजेपी का प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के हैं या यूकेडी के, इन सब लोगों को और जो हमारे साइंटिस्ट वहाँ पे आपके साथ बैठे हुए हैं, मैं एक जो बड़ा खतरा जो मुझे लगता है, हो सकता है कि गलत हो ना हो, मैं ये भी चाहता हूं कि ऐसा ना हो, कि अभी जो चिंता व्यक्त की गई है टीएचडीसी ने कि जो वो झील में है, झील में जो सिल्ट वहां जमा हो गई है, उसमें पानी समाने की वो एक तरह से टिहरी झील हमारे लिए अब तक वरदान साबित रही है कि उसने लोगों को जीवन बचाया है। वो पानी अतिरिक्त जो बरसात में आता है वो झील में रुक जाता है, लेकिन अभी जो वो ये कह रहे हैं कि वो झील की क्षमता कम हो गई है, उसमें सिल्ट जमा हो गई है। अगर वो लगातार बढ़ती जाती है तब आप जो चिंता होगी पूरा टिहरी से लेके देवप्रयाग से और तमाम यहाँ हरिद्वार और आगे तो मेरठ, बिजनौर वगैरह, ये सारी चीजें जो तबाही होगी अगर उसमें पानी जमा नहीं होता है। अभी वो वरदान का काम कर रही है। ये इसको बहुत ही गंभीरता से जो राजनीतिक दल हैं, चाहे बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, यूकेडी के हैं, इनको सरकार के साथ बैठ के इस मुद्दे को जोर शोर से वो करना चाहिए कि भाई इसको आप दिखाइए, ये स्किल्ट कैसे वहां से निकलेगा। अगर वहां पानी जमा नहीं हो पाएगा, उसके ओवरफ्लो हो जाता है, तो बहुत समस्या आने वाले दिनों में ये होने वाली है। और दूसरा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं, जो ये प्रवक्ता ये कह रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ने बैठक की है, वो समीक्षा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अलर्ट हमने कर दिया है, तो आपका डीएम को सड़क पे होना चाहिए। बिल्कुल, जो प्रशासनिक आला अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ सड़क पर होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि भाई ऐसी व्यवस्थाएं कहां पर नजर आ रही हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मॉनसूनी पहली बारिश में ही जो है कई सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि आखिर तैयारियां किस तरीके से की गई, कैसे की गई, जो अभी तक धरातल में नजर नहीं आ रही हैं। और इसीलिए ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर क्या तैयारी के लिए निर्देश जो दिए गए थे उसकी समीक्षा क्यों नहीं की गई। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।